हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अब अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट सीरीज है उसका क्वेश्चन करते हैं। टोटल आज 50 क्वेश्चन करेंगे सेट 2 का। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एईडीओ का कर रहे हो, चाहे आप दरोगा का कर रहे हो, या एसएससी का, या 72 बीपीएससी का, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो अच्छे हैं। साथ ही इसका जो हम एक्सप्लेनेशन है वो भी करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं लास्ट से ली हूँ, और हाँ, मैं मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ जीके जीएस का जो क्वेश्चन है वही कराऊंगी और पूरे एनालिसिस के साथ कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग देखेंगे आगे कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों में होने वाली प्राप्ति का अवरोही क्रम बताइए। यानी कि सबसे अधिक से कम की ओर हमें जाना है कि सरकार को जो आय प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सरकार को जो आय प्राप्त होता है वो किन तरीकों से प्राप्त होता है, क्योंकि ये सिर्फ रट लेने से उतना फायदा आपको नहीं होगा। जैसे इसमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा उधार और देयता से होता है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स से, और फिर जीएसटी, और फिर निगम कर से। तो इसका आंसर ए होगा। बट चलिए हम लोग देखते हैं। सरकार को जो आय प्राप्त होता है जिसको आप बजट कहते हैं, बजट में क्या होता है, एक वित्तीय प्रपत्र है। बजट जैसा जो है वो संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख किस रूप में होता है? वित्तीय प्रपत्र के रूप में, और ये आर्टिकल 112 के तहत। अब बजट जब पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज आता है, एक आता है आय और दूसरा आता है व्यय। तो अभी हम लोग आय देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आय पूछा है। अब आय क्या होता है? जो सरकार को आय प्राप्त होता है वो दो तरह से होता है, एक राजस्व आय होता है, एक पूंजीगत आय होता है। जो राजस्व आय होता है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है कर से प्राप्त आय होता है, दूसरा गैर कर से प्राप्त आय होता है। और जो कर से प्राप्त आय होता है वो भी दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष कर से प्राप्त आय, दूसरा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त आय। और जो पूंजीगत आय होता है उसमें आपका उधार और देयता होता है, बहुत सारा चीज होता है, बट इसमें एक उधार और देयता भी है जो क्वेश्चन में है। बस अभी इतना ही एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, बाकी किसी दिन मैं बजट एक पूरा टॉपिक ही पढ़ा दूंगी। वैसे मैं पढ़ाई हूँ, आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। जो प्रत्यक्ष कर होता है उसमें आता है इनकम टैक्स, उसमें आता है कॉर्पोरेट टैक्स, उसमें आता है मैट, उसमें आता है आपका कैपिटल गेन टैक्स। यही यूपीएससी पूछा था, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है? तो कैपिटल गेन टैक्स होता है कि आपने एक कोई पेंटिंग बनाई, ठीक है, आप उसका कॉस्ट आया 10 रुपया। पेंटिंग तो आपका कैपिटल हुआ, क्यों? क्योंकि इसको आपने बनाया है। जब आप इसको बेचेंगे, बेचे 30 रुपया का, इसमें कितना का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपया का। तो ये जो 20 रुपया का आपका प्रॉफिट है जो आपने गेन किया, उस पर जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। तो कई बार यही पूछ देगा कि प्रत्यक्ष कर में कौन सा नहीं आता है। अप्रत्यक्ष कर में आता है कस्टम, जीएसटी, ये जितने आते हैं अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। और जो गैर कर से प्राप्त आय, जैसे फी हो गया, जो आप दूसरे देश को देते हैं, वो जो आपको ब्याज देता है, वो आ जाता है आपका गैर कर से प्राप्त आय में। अब देखिए कि इस बार का जो बजट है वो सबसे अधिक सरकार को किससे आय प्राप्त हुआ है? तो सबसे अधिक जो है वो उधार और देयता से प्राप्त हुआ है। कितना है? टोटल आय का 24%। दूसरा जो प्राप्त हुआ है सबसे अधिक, वो प्राप्त हुआ है किस आय से? इनकम टैक्स से, टोटल आय का 22%। तीसरा जो प्राप्त हुआ है जीएसटी से, टोटल आय का 18%। जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 17%। तो इस तरह से इसका आंसर आपने देख लिया कि सबसे अधिक उधार और देयता से 24%, आयकर से 22%, जीएसटी से 18% और कॉर्पोरेट टैक्स से 17%। तो आप लोग भी इसी तरह से जब टेस्ट देते हैं तो सिर्फ एबीसीडी ना करके उसका पूरा अगर आप विश्लेषण करके पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आराम से आप कर लेंगे। चलिए, जैसे रूपी कहाँ से आता है ये हमने एक
कहीं से उठाया है, यानी इकोनॉमिक बजट वाले टॉपिक से। और सबसे अधिक जो खर्च होगा, ये जो व्यय है, वो सबसे अधिक जो व्यय होगा वो होगा डिफेंस पे, सेक्टर में पूछेगा व्यय। तो बाकी ये है कि एक बार देख लीजिए, दिमाग में आ जाएगा। जैसे सबसे अधिक बोरोइंग पे हुआ है, उसके बाद इनकम टैक्स से, फिर जीएसटी से, फिर कॉर्पोरेट से, और फिर नॉन टैक्स जो रिसिप्ट्स है वो 9% हुआ है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो सबसे आप पहला क्वेश्चन से आते हैं कि सोवियत संघ को मित्र राष्ट्र के समूह में कब शामिल किया गया था? ये किया गया था 1941 में। एक्चुअली यूएसएसआर जो था वो पहले जो मित्र राष्ट्र थे उसमें शामिल नहीं थे। इनका मानना था ये जर्मनी के साथ थे, और जर्मनी के साथ युद्ध ना करने के लिए इन्होंने एक हस्ताक्षर किया था। बट जो जर्मनी था, जब यूएसएसआर पे आक्रमण कर दिया तो फिर यूएसएसआर ने क्या किया, जो मित्र राष्ट्र ब्रिटेन के साथ इन्होंने साठगांठ कर ली। वो वर्ष था 1941, यानी 1941 पे जर्मनी जो नाजी थे वो सोवियत संघ पे हमला कर दिए थे। अब ये अगला क्वेश्चन है, एडोल्फ हिटलर का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो ये अप्रैल 1889 को हुआ था। 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और एक क्वेश्चन इसमें आपको याद रखना है, ये किस पार्टी से जुड़े थे? ये राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी से जुड़े थे, जिसको आप नाजी पार्टी भी कहते हैं। और ये इस पार्टी में कब शामिल हुए थे? तो 1919 में ये शामिल हुए थे। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैन साहित्य नहीं है? तो जैन साहित्य जो नहीं है वो दिव्य दान नहीं है, जो भगवती सूत्र है वो जैन साहित्य है। परिशिष्ट पर्वन जो है, इसके जो लेखक थे वो हेमचंद्र थे, और हेमचंद्र ये संस्कृत भाषा में है। तो ये 2 भी पॉइंट याद रखिएगा। जो कल्प सूत्र है, इसका माना जाता है कि भद्रबाहु जो श्वेतांबर के जनक माने जाते हैं, वही इनके लेखक हैं, और ये जैन के बारे में सारी जानकारी हमको प्रदान करता है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। जो फोर्थ क्वेश्चन है, और दिव्य दान जो है वो बौद्ध धर्म का साहित्य है, ये भी संस्कृत भाषा में है। तो ये था। निम्न में से कौन सा नव पाषाणकालीन स्थल है? तो इसमें जो मेहरगढ़, बेलन घाटी, कोलडिहवा, चिरांद, ये सभी क्या है? ये सभी जो है वो नव पाषाणकालीन स्थल है। अब जब आप पढ़ते हैं तो इसको चलिए, जैसे पढ़ते हैं पाषाण काल, तो पाषाण काल में क्या होता है? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जो पूर्व पाषाण काल के स्थल है, मध्य के जो मिले हैं, और नव पाषाण के। और जब आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं पे उसको लिख दीजिए कि बिहार से कौन कौन से नव पाषाण कालीन स्थल मिले हैं, या मध्यकालीन या फिर पाषाण कालीन। तो ये भी करते जाना है। अब पांचवा है कि वेदांग और उसके अर्थ निहित प्रयोजन। अब देखिए, इसमें ज्योतिष, अब जैसे आपको नहीं आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और आपको एक भी आ रहा है, तो आपको कैसे क्वेश्चन करना है। ज्योतिष मतलब क्या होता है? जो आपके भाग्य को बताए, है ना। तो ज्योतिष मतलब भाग्यफल बताता है, आपका भाग्य कैसा होगा, तो ये भाग्यफल हो जाएगा। शिक्षा क्या होता है? ये हमें उच्चारण विधि बताता है। शिक्षा जो होता है वो हमको क्या बताएगा? उच्चारण विधि, मतलब बेहतर तरीके से आप कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है, कैसे आप बेहतर चीजों को कर सकते हैं। तो ज्योतिष हो गया भाग्यफल, शिक्षा हो गया आपका उच्चारण विधि, निरुक्त और कल्प। इसमें कंफ्यूजन होगा। आप इसमें ऑप्शन देखिए कि ज्योतिष का भाग्यफल कैमा में है। ज्योतिष का भाग्यफल जो है वो आपका थर्ड है, यानी कि डी का 3 इस 2 में है। फिर आपको शिक्षा आता है, शिक्षा किस में है? उच्चारण विधि 4, ये भी दोनों में है। तो आप यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो अब देखिए कि जो कल्प होता है वो कर्मकांड है, कौ से कल्प, कौ से कर्मकांड, और निरुक्त जो है वो भाषा विज्ञान है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा निरुक्त का भाषा विज्ञान 2, कल्प का कर्मकांड 1, शिक्षा का उच्चारण विधि 4, और ज्योतिष का भाग्यफल 3, यानी कि बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? तो सिकंदर के साथ जो आया था वो आया था आपका निर्याकश, ये एक नौसैनिक अधिकारी था। और दूसरा जो था वो आने सिक्रिटस आया था, जो ऐतिहासिक लेखक था।
और ये दोनों सिकंदर के काल में आया था, लेकिन डायमेकस जो है वो बिंदुसार के काल में आया था। बिंदुसार के काल में सीरिया का राजा एंटियोक प्रथम राजदूत के रूप में इसको भेजा था, और बिंदुसार इनसे 4 चीज मांगे थे, अंजीर, शराब और दार्शनिक, जिसमें ये अंजीर शराब तो भेजा लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। तो ये है आपका। 7वां है कि निम्नलिखित जिन यात्रियों के आगमन का कालक्रम का जो है वो सजाने के लिए बोला है। तो इसमें सबसे पहले कौन आए थे? फाहियान, सिंगयुंग, इत्सिंग और हुएंगसांग। फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त के काल में आया था 399 में। सुंगयुंग कई बार पूछ देता है स्पीक कब आया था, तो ये 518 में आया था। इत्सिंग 671 में आया था। और वेंगसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में आया था, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सीयू, ये इनका यात्रा वृत्तांत था। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है 8वां क्वेश्चन जो है, तहकीकात हिंद के लेखक कौन है? ये अल बरूनी है। अल बरूनी जो है वो मोहम्मद गजनवी के काल में आया था, और इसी ने लिखा था तहकीकात हिंद। और ये भी याद रखिएगा जो इब्न बतूता था वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, और इसका यात्रा वृत्तांत है। क्या नाम है बताइए, आप लोग बताइएगा इसके यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? दिल्ली के सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये इल्तुतमिश था। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में क्या होता है, ये मोहम्मद गौरी का दास था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, यह स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का, लेकिन यह खलीफा से या किसी से सनद पद प्राप्त नहीं करता है, और यह लाहौर में स्थापित करता है, लाहौर से। लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक होता है वो इल्तुतमिश, और ये खलीफा से सानिध्य मतलब उसको प्राप्त करता है, और यही वास्तविक संस्थापक इसलिए यहाँ का माना जाता है। अब जो अगला है क्वेश्चन 10वां, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और उनके सिद्धांतों को सही सुमेलित कीजिए। तो शंकराचार्य किससे थे? शंकराचार्य अद्वैत वेदांत से थे। इनका कौन सा संप्रदाय था? नाथ समुदाय। राम, जैसे याद रखने का एक होता है ना नाम, राम जो है वो विशिष्ट होते हैं, तो शंकर अद्वैत होते हैं, राम विशिष्ट होते हैं। गुरु नानक एकेश्वरवाद के समर्थक थे, और माधवाचार्य द्वैतवाद के थे। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? शंकराचार्य जो थे वो विशिष्ट थे, यानी कि 3 विशिष्ट द्वैतवाद। जो रामानुजाचार्य थे वो क्या थे? वो अद्वैत थे, यानी अद्वैतावाद। एक का आपका हो जाएगा 3, एक का 3 एक ही ऑप्शन में है। रामानुजाचार्य विशिष्ट 3, ये क्या हो रहा है? अद्वैत 4, सॉरी, ये अद्वैत 4 ए ऑप्शन हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और डी का 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था? तो मराठा शक्ति के उदय का कारण उपयुक्त में से सभी था। उसकी भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, जाति, भाषा, धर्म पर उसकी एकता उसके उदय का प्रमुख कारण में से एक था। जो अगला क्वेश्चन है 12, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उसके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप नहीं है को ही घेरिए। तो इक्ता का मुक्ति होता था, सिख नाम से ही है, सिख मतलब सिकदार, गांव का मुकदम, परगना का चौधरी नहीं होता था। चौधरी मुकदम जो होता था वो राजस्व का एकत्रीकरण करता था। तो इक्ता मुक्ति हो गया। इस तरह से आप एक वो भी बना लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। सिख का सिकदार हो गया, परगना का आमिल हो गया, गांव का मुकदम हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा था? 12-13 क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र राज्य और उसके कौन से संस्थापक थे। तो बंगाल के संस्थापक कौन थे? बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां थे। दूसरा है आपका अवध, तो अवध के कौन थे? शहादत खां बुरहान उल मुल्क। हैदराबाद के कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल के मुर्शिद कुली खां, बंगाल के मुर्शिद कुली खां, यानी ए का 3 हो जाएगा। दूसरा कौन था? अवध का। शहादत खां, यानी ए का 3, 4, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो जाएगा।
ये क्वेश्चन है कि किस भारतीय निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था, भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरे के पत्नी के अलंकारों को देख के खुश होना। देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट कहा था। और ये क्यों कहा था, क्योंकि जो ब्रिटिश ने रेलवे की स्थापना की थी उसका उद्देश्य वास्तव में भारत को लाभ पहुंचाना नहीं था, बल्कि जो आप पढ़ते होंगे वेल्थ ड्रेन, तो जो यहाँ से भारत से जो पैसा ये ले जाते थे उसी पैसा को ये निवेश करते थे, पहला। दूसरा इनका जो रीजन था कच्चा माल को आसानी से एक तट के स्थल पर पहुंचाना, और इसीलिए ये जो है ये रेलवे का स्थापना किए थे। बट दुर्भाग्य से रेलवे ने भारतीय एकीकरण को मजबूत किया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें से ऐसे ऑप्शन कोई नहीं होगा। इसके बारे में जो कहा था कि ऐसा ही है जैसे दूसरे के पत्नी के अलंकरण को देख के, तो वो जो व्यक्ति थे वो उनका कुछ और नाम था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम क्या था। हाँ, डी.ई. वाचा नाम था उनका, जो नाम था डी.ई. वाचा। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि भारत के अंग्रेज द्वारा रेलवे के विकास पे खुश होना वैसा ही है जैसे दूसरे के पत्नी के अलंकरण को देख के खुश होना। तो ऐसा क्यों कहा था? दूसरे के पत्नी को अलंकरण को देख के आदमी कब खुश होता है? जब उसके पास वैसा नहीं होता या उसको लगता है कि उसके पास कुछ बहुत ज्यादा है। बट वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश जो रेलवे में निवेश किए थे वो हमारा ही पैसा निवेश किए थे, और इनका उद्देश्य कोई भारत का आर्थिक विकास नहीं करना था, बल्कि जो उनका कच्चा माल होता है वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किए थे। बट इसका परिणाम अलग बात है कि भारत के मध्य एकीकरण को ये बढ़ावा देता है। तो ये डी वाचा ने ऐसा कहा था, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। जो 15 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया? ये थे मोहम्मद अहमदुल्ला, और ये पहले ऐसे आपके क्रांतिकारी थे 1857 के टाइम में, जिनके ऊपर ब्रिटिश ने 50,000 का इनाम घोषित किया था कि अगर आप हमको पकड़ के देंगे तो हम आपको 50,000 रुपया देंगे। और ये जो अहमदुल्ला थे वो फैजाबाद से अंग्रेज के विरुद्ध लड़ रहे थे, और इन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि सभी लोग अंग्रेज के विरुद्ध खड़े हो जाए और इस काफिर को भारत से भगाएं। और जो नाना साहब थे वो कानपुर से थे। खान बहादुर खां कहाँ से बताइए? ये प्रयागराज से थे। जो खान बहादुर खां थे वो कहाँ से थे? वो रुहेलखंड से थे। तो सॉरी, अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, और लियाकत अली इलाहाबाद जो वर्तमान का प्रयागराज है वहां से ये संबंध रखते थे। सुभाष चंद्र, हाँ, निम्नलिखित में से कौन से समाज सुधारक जो स्वयं को कृष्ण का अवतार और एक पैगंबर घोषित किया? मतलब ये हिंदू मुस्लिम एकता का ये संदेश देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वयं को कृष्ण का भी अवतार कहा और पैगंबर का भी अवतार कहा। तो वो कौन से समाज सुधारक थे? तो वो थे मिर्जा गुलाम अहमद। वो कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद थे, जिन्होंने कहा था कि हम कृष्ण के भी अवतार हैं और पैगंबर के भी अवतार हैं। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो रानी झांसीबाई रेजिमेंट। एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस ने 2 तरह से रेजिमेंट बनाए थे, एक मेल रेजिमेंट और एक फीमेल रेजिमेंट। जो मेल रेजिमेंट थे वो 3 थे, और जो फीमेल रेजिमेंट थे वो 1 थे। जो मेल रेजिमेंट 3 थे उसमें पहला था गांधी रेजिमेंट, दूसरा था नेहरू रेजिमेंट, और तीसरा था सुभाष रेजिमेंट। जो महिला रेजिमेंट था उसका रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट नाम था, और इसकी जो पहली कमांडर थी वो लक्ष्मी सहगल थी। तो ये भी याद रखिएगा उनका क्या नाम था। जो महिला कमांडर थी उनका नाम क्या था? लक्ष्मी सहगल था। अगला हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो वो मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू थे। अब आपको पता होना चाहिए जो क्रिप्स मिशन था इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। आपको पता होना चाहिए क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था। और ये क्यों आया था? क्योंकि इसके ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन थे उसके ऊपर अमेरिका चाइना के द्वारा जो है दबाव डाला जा रहा था कि अब जो भी आपके औपनिवेशिक देश है उसको आप स्वतंत्र करिए। इसलिए जो है क्रिप्स भारत आया था ताकि वार्ता कर सके और फिर
भारत को स्वतंत्र कर सके। तो क्रिप्स मिशन के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया था, कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसमें था कि पहला, भारत एक संघ होगा, यानी कि केंद्र और राज्य को मिलके बनेगा। दूसरा, संविधान निर्माता परिषद की बात की गई थी, लेकिन इसमें यह बोला गया था अगर कोई ब्रिटिश राज है या जो राजा थे उनके अंतर्गत जो राज था वो चाहे तो इसमें रह सकते हैं और अलग भी रह सकते हैं। तीसरा जो था वो जो उसका मंत्री परिषद था या कार्यकारिणी परिषद उस समय में कहा जाता था, उसका पुनर्गठन किया जाएगा। परंतु उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो विदेश होगा और रक्षा होगा वो ब्रिटिश के पास होगा। और इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी और पाकिस्तान का जो विभाजन था इस पे ये मौन रहे थे, यानी उसका समर्थन एक तरह से किए थे। इसलिए गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को आउटडेटेड चेक कहा था। तो ये भी याद रखिएगा कि गांधी जी के द्वारा किस मिशन को आउटडेटेड चेक कहा गया था, वो था आपका क्रिप्स मिशन। और इसमें क्या प्रावधान था ये भी याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। पहला था भारत एक संघ होगा, इसको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, संविधान निर्माता परिषद होगा, कार्यकारिणी परिषद है उसका पुनर्गठन किया जाएगा, परंतु जो विदेश है रक्षा है वो किसके पास रहेगा, ब्रिटिश के पास। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड आपको पूछ सकता है, और ये गांधी जी ने इसको आउटडेटेड चेक कहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोही की संस्था कह के पुकारा था। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, एक्चुअली इसको जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, ब्रिटिश के जो लोग थे, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, इन्होंने विभिन्न नामों से इनको संबोधित किया था। तो जो लॉर्ड कर्जन था उन्होंने कहा था राजद्रोहियों की संस्था है, और कर्जन ने ही कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था जो है वो आईएनसी है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भीख मांगने वाली संस्था है। जो आपके डफरिन ने कहा था सूक्ष्म अल्पसंख्यक की संस्था है। क्षय रोग से मरने वाले हैं अरविंद घोष ने कहा था। तो ये 3-4 पॉइंट याद रखिएगा। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था डफरिन ने कहा था, क्षय रोग से मरने वाली है अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो कांग्रेस को कहा था भीख मांगने वाली संस्था है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था राजद्रोही की संस्था है। तो ये कई बार आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है। पहले तो बहुत पूछता था। जो 20 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन बने थे, तो ये जवाहरलाल नेहरू बने थे। अब आपको जो अंतरिम सरकार वाला है ये बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए हम लोग इसको पूरा देख लेते हैं। जो अंतरिम सरकार है 1946 में, इसके गठन का निमंत्रण किसने दिया था, ये लॉर्ड बेबल ने दिया था। किनको दिया था, जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू ने, अब देखिए इस तरह से चीजें आपको कहीं नहीं मिलेगा, और ये इस तरह से आप लोग को पढ़ना है। इसकी घोषणा किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कब किया गया था, 24 अगस्त 1946 को। गठन कब किया गया था, 2 सितंबर 1946 को। क्या इसमें मुस्लिम लीग शामिल थे, तो प्रारंभ में नहीं थे, बाद में हो गए थे। कब, जब इसका मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। इसमें 5 सदस्य जो थे वो मुस्लिम लीग के थे, और कांग्रेस के टोटल 12 सदस्य थे। तो ये आपको पता होना चाहिए किसके अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, कब घोषणा किया गया, और कब जो है वो गठन हुआ। घोषणा किया गया था 24 अगस्त को, गठन किया गया था 2 सितंबर को। और किसने कहा था कि अब अंतरिम सरकार का गठन करिए, लॉर्ड बेबल ने। अब देखिए अंतरिम सरकार में किनको कौन सा जो है मंत्रिमंडल मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्पेशली 2-4 लोगों का तो एकदम से पता होना चाहिए। जैसे रक्षा का पता होना चाहिए आपको। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जितना भी है, यानी कार्यकारिणी परिषद, विदेश मामला, राष्ट्रमंडल, और जो राजेंद्र प्रसाद का है वो भी आपको पता होना चाहिए। उनके पास कौन सा था, खाद्य एवं कृषि, और आसफ अली के पास कौन सा था, रेलवे। तो ये 3-4 जो है वो पक्का पता होना चाहिए, बाकी सारा ही आपको याद होना चाहिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि
राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब आपको ये सारे जो अनुसूची हैं, टोटल 12 अनुसूची याद होनी चाहिए, बट अभी जो अनुसूची दिया है वो हम आपको बता देते हैं। जो 10वीं अनुसूची है वो कैमा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कब आया था? 1985 में। ये किस चीज से संबंध है? दल बदल कानून से। 11वां जो था वो 73वां था। कब आया था? 1994 में। किस चीज से संबंधित था? पंचायती राज से। जो 12वां था वो कौन सा था? 74वां। कब आया था? 1993 में। किस चीज से संबंधित था? नगर निगम से, सॉरी नगर निकाय से। नगर निकाय के 3 होते हैं, जिसमें नगर निगम होता है, नगर परिषद और पंचायत होता है। जो 9वीं है वो कौन सा था? 9वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 में। और यह फंडामेंटल राइट का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और यह किस चीज से सुधार था? 2 चीज से था। पहला तो भूमि सुधार, और दूसरा जो इसका उद्देश्य था कि जुडिशियल रिव्यू से जो संसद संशोधन करती है उससे उसको बचाना। तो ये थे आपके। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं के संरक्षण का उल्लेख है? तो ये आर्टिकल 49 है, जिसमें है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो हमारे जैसे हो गए ताजमहल हो गया, जैसे हमारा सासाराम का मकबरा हो गया, स्थल को, उस वस्तु को संरक्षण प्रदान करना। ये किस डीपीएसपी के किस आर्टिकल में है? 49 में। जब आप डीपीएसपी पढ़ते हैं तो उसको 3 भाग में बांट दीजिए। एक जो है, क्योंकि आप मेंस भी अगर देंगे आगे तो आपको काम आएगा, जैसे हो गया समाजवादी, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। और सारा का जो समाजवादी के अंतर्गत आता है उसको समाजवादी के अंतर्गत रखिए। फॉर एग्जाम्पल 39A ये क्या कहता है कि जो नागरिक हैं देश के, उनके आजीविका का, उनके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए। जो गांधीवादी है आर्टिकल 48 वो क्या कहता है कि जो दुधारू पशु है उसके वध पे रोक लगाना चाहिए। आर्टिकल 40 पंचायती राज का गठन करना चाहिए। उदारवादी में 49 जो अभी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान को क्षति, विरूपण, विनाश से बचाना चाहिए, किस आर्टिकल के तहत है? 49। और यह किस सिद्धांत को, किस विचारधारा को प्रमोट करता है? तो ये उदारवादी विचारधारा को प्रमोट करता है। अगला है 24 कि जो राष्ट्रीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके स्थानांतरण का आदेश किनके परामर्श के बाद लिया जाता है? देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय जो है संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ये किसके द्वारा लिया जाता है? कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो, और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जो भी होते हैं वो निर्णय लेते हैं नियुक्ति के और ट्रांसफर के। अगर हाई कोर्ट का होता है तो उसमें संबंधित जो हाई कोर्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर पटना हाई कोर्ट है तो उसमें पटना हाई कोर्ट के जो अभी चीफ जस्टिस हैं वो और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश वो मिलकर निर्णय लेते हैं कि उनका कोई भी जो न्यायाधीश है उनका स्थानांतरण कहाँ पे किया जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। 25 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 79 ये सही है, ये संसद के गठन की बात करता है। संसद 79 में संसद 3 चीज से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद बनता है। इसीलिए जब कोई विधेयक पारित होता है, देखते होंगे लोकसभा से होता है, राज्यसभा से होता है और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून बनता है। जो आर्टिकल 93 है वो किस चीज से है? जो आर्टिकल 93 है वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से है। दूसरा क्या था? आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से था। 98 जो है वो आपका किससे है?
संसदीय सचिवालय से, और जो और कौन सा था एक 99 जो है वो संसद के वेतन भत्ते से नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो ये भाग 15 है और आर्टिकल 324 से 329 तक किया गया है। इस बार के लिए जो आपका इलेक्शन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, तो आने वाले जो भी आगामी एग्जाम है उसमें आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उससे संबंधित जितनी इन्फॉर्मेशन है सारे को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए, वैसे हम थोड़ा बताने का कोशिश करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को। ये किस भाग में है? भाग 15 में है। आर्टिकल कौन सा है? 324 से 329। अगर इसकी संगठन की बात करें तो ये वर्तमान में 3 सदस्य है, परंतु हमेशा से यह 3 सदस्य नहीं रहा था। 1993 यानी TN सेशन से पहले यह 1 सदस्य होता था, बट 1993 के पश्चात ये 3 सदस्य है। तो आपको पूछ सकता है कि जो 3 सदस्य होता है उसमें 2 होंगे, एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? उसकी अध्यक्ष की नियुक्ति अब भी 2024 में, जो कि 2023 का संशोधन है, उसमें एक प्रावधान किया गया है कि उसमें 2 तरह की समिति होगी, एक खोज समिति और दूसरा चयन समिति। तो आपको पूछ लेगा कि चयन समिति में कौन कौन लोग होते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उसकी नियुक्ति का सिफारिश करते हैं किसको? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति जो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करते हैं। तो उसमें पहले होते हैं प्रधानमंत्री, दूसरे होते हैं विपक्ष के नेता, और तीसरा होता है प्रधानमंत्री जिसे नियुक्त करे। तो ये आप लोग याद रखिएगा बहुत अच्छे से। और जो इसकी भूमिका होती है, इलेक्शन कमीशन कौन कौन सा चुनाव करवाता है? तो लोकसभा का, दूसरा राज्य विधानसभा का, अभी जैसे बिहार में करवा रहा है, तीसरा होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव ये करवाते हैं। तो ये था आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था आपका 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम पे, जो 1978 में था शायद। 28वां जो क्वेश्चन है, भारत के न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है? तो इसका कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य है राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। अगला है कि दोनों सदन, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता होता है। बिल्कुल, ये जो होता है उच्चतम न्यायालय या देश के किसी भी न्यायालय में ये जाके भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा ऑप्शन है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार है। तो ये गलत है। ये जो महान्यायवादी होता है इसको बोलने का अधिकार है दोनों सदन में से किसी भी सदन में, बट मत का अधिकार इसको है ही नहीं। तो संयुक्त बैठक में कहाँ से होगा? या केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। बिल्कुल, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन है, देखिए मैं महान्यायाधिकार पूरा लिख दी हूँ। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इसका कार्यकाल होता है। अगर आप PDF लेना चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे आर्टिकल 76 में है कि भारत राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को न्यायवादी नियुक्त करेगा जिसकी क्या योग्यता होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होता है। दूसरा क्या है? यह कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है, ये इसका कर्तव्य होता है। अब ये जैसे मैंने कहा कि यह भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। आर्टिकल जो आपका 88 है उसमें भारत के किसी सदन के संयुक्त बैठक, संसद के किसी भी समिति, क्योंकि ये पॉइंट ना काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब VVI में से एक है, स्पेशली UPSC तो
इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। क्या महान्यायवादी संसद की किसी भी सदन, संयुक्त बैठक या संसद के किसी भी समिति के जो कार्यवाही होते हैं उसमें उसको भाग लेने का अधिकार है या नहीं है? तो उसको भाग लेने का अधिकार है। और किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 88 के तहत है। आर्टिकल 105 में क्या है? अटॉर्नी जनरल की शक्ति, उसका विशेषाधिकार और उसकी उन्मुक्ति। तो ये आप लोग को एकदम याद होना चाहिए टिप पे ये सारे चीज। तो प्राणियों और पादप की जातियों का अधिकतम विविधता कहाँ मिलेगा? ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में मिलेगा। अब देखिए ये कैसे मिलेगा, लॉजिकली आप इसको सोचिए। जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन होता है वहां पे वर्षा क्या होगा? कम होगा या अधिक होगा? वहां जो रेनफॉल है वो अधिक होगा। जब वर्षा अधिक होगा तो वनस्पति अधिक मिलेगी। जब वनस्पति अधिक मिलेगी तो जब वर्षा अधिक होगा तो वनस्पति अधिक मिलेगी, वनस्पति की ही विविधता मिलेगी। जब आप कहीं भी वर्षा वाले वन में जाते हैं तो आप देखते होंगे वहां पे बड़े वन भी होते हैं, बड़े पेड़ भी होते हैं, छोटे पेड़ भी होते हैं, लताएं भी होती हैं, और उस जंगल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, बहुत सारे जानवर भी होते हैं। लेकिन तो सबसे अधिक विविधता कहाँ मिलेगी? प्राणी का भी विविधता मिलेगा और पादप यानी वनस्पति का भी विविधता वहीं मिलेगा जहाँ पे वन अधिक है, जहाँ पे वर्षा अधिक है। वन अधिक कहाँ होगा? जहाँ वर्षा अधिक होगा। तो ये आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा इसका आंसर। तो रटिए मत किसी भी चीज को, जब आप रटेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जब क्वेश्चन पेपर आएगा और नहीं भी आता है तब उसको आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग उसको रटिए मत, उसको थोड़ा दिमाग लगाइए कि ऐसा क्यों है ये। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, वो किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुआ था उसमें सबसे बड़ा जाति जो है वो भील है और दूसरा जो है वो गोंड है, और गोंड सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला है आपका, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पे है, सही है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी पे है, ये भी सही है। बरेली जमुना नदी पे है, गलत है। लुधियाना सतलज नदी पे है, ये भी सही है। तो बरेली किस नदी के तट पर है? तो ये है आपका रामगंगा। रामगंगा जो गंगा की सहायक नदी है उसके तट पर अवस्थित है। ये जो स्वर्ण रेखा नदी है यहीं पे आपका कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात है। और स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार में कहाँ से? नागरी से। और ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जो आपका स्वर्ण रेखा नदी है वो एकमात्र नदी है जो सीधा आपका बंगाल की खाड़ी में, एकमात्र नदी है कहाँ की? छोटा नागपुर के पठार की, जो सीधा जाके अपना जल विसर्जन कहाँ करती है? बंगाल की खाड़ी में। तो स्वर्ण रेखा की नदी के बारे में आपको ये 3-4 पॉइंट याद होने चाहिए। और बरेली जो है वो किस नदी के तट पे है? सरयू के तट पे नहीं है बल्कि रामगंगा के तट पे है। क्वेश्चन इसके काफी अच्छे हैं, जो कि पता नहीं दरोगा में ऐसा पूछता है या नहीं, बट हाँ बीपीएससी जरूर इस तरह से क्वेश्चन पूछती है। शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने के क्या कारण है? अब देखिए ये एक आपको टर्म ध्यान देना है, शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होने के क्या कारण है? तो ये पश्चिमा विक्षोभ हो जाएगा। जैसे अगर आप भारत में देखेंगे तो 2 प्रकार से, इवन 3 प्रकार से वर्षा होती है। एक शीत ऋतु में, एक वर्षा काल में, और एक वर्षा के लौटता हुआ मानसून जिसको आप कहते हैं। जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो एक्चुअली पछुआ विक्षोभ से होती है, जो उत्तर पश्चिम भाग में, जो हमारा जम्मू कश्मीर से लेके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी पश्चिमी पार्ट है वो, और बिहार का जो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और मधुबनी तक का क्षेत्र है, वहां पे शीतकालीन वर्षा होती है। और ये जो शीतकालीन वर्षा होती है आपका वो किससे होती है? पछुआ विक्षोभ से। और ये जो आंतरिक भाग है यानी मध्य भाग है उसमें वर्षा नहीं होती है, क्योंकि यह किस हवा से वर्षा होती है? पछुआ जो पवन होता है जो भूमध्य सागर से आता है उससे यह वर्षा होती है। और जो दूसरा वर्षा हम लोग का वर्षा काल में होता है वो होता है आपका, वैसे वर्षा काल में 2 तरह की वर्षा होती है, एक प्री मानसून, एक मानसूनी वर्षा। जो प्री मानसूनी वर्षा होती है उसको बिहार में क्या बोलते हैं? नॉर्वेस्टर। और जो सूखा हवा जो होता है उसको लू कहते हैं। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है
मतलब जो मानसूनी वर्षा होती है वो भी दो प्रकार से होती है। एक होता है आपका अरब सागर की शाखा से और दूसरा होता है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। अगर बिहार के क्षेत्र में देखिए तो मानसूनी प्रकार की वर्षा होती है और किस शाखा से होती है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। और जो आपका लौटता हुआ मानसून से होता है वो तमिलनाडु के तट पे वर्षा होता है। तो ये भारत में वर्षा के किस तरह से वितरित है वो देखा हम लोगों ने, और यही आपका 70वीं मेंस में पूछा हुआ है शीत ऋतु में वर्षा का वितरण के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर का कुंजी कहा जाता है? तो ये जिब्राल्टर संधि को कहा जाता है। और ये जिब्राल्टर संधि जो है वो क्या करती है, जोड़ती है किसको? और जब भी जल संधि है तो दो को जोड़ेगा, दो को अलग करेगा। तो जल संधि है मतलब जल को जोड़ती है, तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और स्थल दो को अलग करती है। तो उसका नाम आप लोग बताइएगा। वर्षा का सही से देखिएगा, ये जो 32 नंबर क्वेश्चन है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सेलाडो किस पर्वत पर स्थित है? ये आपका एंडीज पर्वत पे स्थित है। और एंडीज पर्वत कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। और यह साउथ अमेरिका के किस राज्य में है? तो ये चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर ये आपका ओजास डेल सेलाडो है। बट एंडीज पर्वत जो है वो 7 स्टेट में फैला हुआ है, जो साउथ अमेरिका है वहां के। आपका रॉकी पर्वत कहाँ है? ये रॉकी पर्वत जो है आपका यूएसए में है। आल्प्स यूरोप में है। और यूराल पर्वत कहाँ है आप लोग बताइएगा। और अगर अपलेशियन रहता, देखिए एक दक्षिणी आल्प्स जो है वो न्यूजीलैंड में है, रॉकी यूएसए में है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ओजास डेल सेलाडो एंडीज पर्वत पे है। और एंडीज पर्वत किस देश में है? साउथ अमेरिका में है। यहीं पे कोटोपैक्सी है और चिम्बेरंजो ज्वालामुखी भी है एंडीज पर्वत पे, ये भी याद रखिएगा। 35 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि ओडिशा जो है, ओडिशा जो है वो कोरापुट के लिए है। और यहाँ पे एक आदिवासी संस्कृति काफी प्रचलित है। और कोरापुट कॉफी और वस्त्र के लिए भी काफी प्रसिद्ध है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। जो बेल्लारी है वो किस खान के लिए प्रसिद्ध है? लोहायस्क के लिए। गुजरात का जो कच्छ का खाड़ी है वो किस खनिज के लिए है? पेट्रोलियम और कच्चा तेल के लिए। आनंदपुर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और ये किसके लिए है? सोना के लिए। तो ये भी याद रखिएगा, राज्य और किस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो। ठीक है, जैसे उड़ीसा का हमने क्या कहा, कोरापुट, ये खनिज भी है। और साथ ही यहाँ कोरापुट कॉफी और वस्त्र जिसको जीआई टैग मिला है। कर्नाटक बेल्लारी ये लोहायस्क के लिए है। गुजरात कच्छ की खाड़ी किसके लिए है? पेट्रोलियम के लिए। और आंध्र प्रदेश अनंतपुर ये किसके लिए है? सोना के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, हाँ ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है जो 36 नंबर है। आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको कभी ला लीना एल लीना में भूलेंगे नहीं। ला लीना भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है नहीं, एक तो नाम ही है लाओ भाई वर्षा को लाओ। दूसरा है एल नीनो, भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल सही है ये। इसमें पूछ रहा है कि गलत क्वेश्चन कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए आपको ला नीना और एल नीना के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, पूरा तो शायद ज्यादा टाइम लग जाएगा। जो इंसो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक एल नीना एक ला नीना। तो हमेशा याद रखिएगा जो एल नीना होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मानसून के। इसको मैं अपने ट्रिक से मतलब सोची आप लोगों को बताऊं ताकि याद रहे। ला नीना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मानसून के, मतलब अगर ला नीना आया तो भारतीय मानसून क्या होगा? बेहतर होगा। और जो एल नीना आया इन्वर्सली होगा, यानी एल नीना अच्छा है तो हमारे यहाँ की मानसून खराब हो जाएगा। अब देखिए जो नॉर्मल कंडीशन होता है मानसून के लिए, या जो हम लोग के समय जो स्थिति होती है, ला नीना एल नीना आता क्यों है, इसके लिए थोड़ा सा मैं बस बता देती हूँ। जो नॉर्मल कंडीशन होता है, जो हमारा पेरू का तट है और जो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया यानी ये भारत वाला क्षेत्र है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पे ही यहाँ पानी है, यहाँ पे हिंद महासागर का। तो यहाँ क्या होता है, सामान्य कंडीशन में लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर उत्पन्न कैसे होता है मैं बताती हूँ। यहाँ ये पेरू का तट है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है, और यहाँ पे कौन सी पवन चल रही है? ट्रेड विंड। और जो ये समुद्र का समुद्र है, मान लीजिए समुद्र है,
इसमें जो पानी है एक ऊपर का पानी होगा और एक नीचे का पानी होगा। जो ऊपर का पानी होगा ये क्या होगा, गर्म होगा, और जब ये सूरज के प्रकाश से गर्म होगा, जब ये गर्म होगा तो कैसा होगा, हल्का होगा। तो इसको हवा क्या करेगी, यही करती है पेरू तट पे। इसको जो ट्रेड विंड है यानी कि जो आपका व्यापारिक पवन है वो कैसे चलती है, पूरब से पश्चिम की तरफ। तो एक्चुअली मैं इसको थोड़ा उल्टा बना दी हूँ, ऑस्ट्रेलिया इस तरफ होना चाहिए था, बट आप समझिएगा। ये जो व्यापारिक पवन है वो क्या करेगी, इस पवन को जो समुद्र के ऊपर की सतह का पानी है उसको अपने साथ लेते जाएगी और धकेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के तट पे लाके खड़ा कर देगी। तो यहाँ पे क्या, कौन सा प्रेशर बन जाएगा, लो प्रेशर। जब लो प्रेशर बनेगा तो यहाँ पे क्या होगी, ये जो हवा लाया, गर्म हवा है समुद्र पे आया, और ये जब गर्म हवा है तो क्या होगा, वहाँ की जो पानी है उसमें आर्द्रता को ग्रहण करेगा और आर्द्रता को गर्म करेगा। तो जो गर्म पानी होता है वो क्या होगा, हवा हल्की होती है ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तो इसमें संघनन होगा तो ये बारिश होगा। ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। बट यही क्या होता है, अगर यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाए और यहाँ हाई प्रेशर का क्षेत्र बन जाए तो स्थिति उल्टा हो जाएगा, यानी कि पेरू के तट पे वर्षा होगी और जो भारतीय मानसून है वो कमजोर हो जाएगा। ये लानिना के कंडीशन में होता है। आलिना में है कि और स्ट्रॉन्ग अगर हाई प्रेशर का इधर जोन बन जाए, या जो ऑस्ट्रेलिया वाला हिंद महासागर का क्षेत्र है यहाँ और स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाए तो यहाँ अधिक वर्षा होगी और आपका बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए अभी थोड़ा नॉर्मल समझाने के लिए इतना ही काफी था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है, पूछ रहा है। तो रिजर्व इंडिया, देखिए दो तरह के कार्य होते हैं, एक मौद्रिक पॉलिसी, एक राजकोषीय पॉलिसी। जो राजकोषीय पॉलिसी होता है यानी कि बजट, ये सरकार का काम होता है, और जो आपका मौद्रिक पॉलिसी होता है वो आरबीआई का काम होता है। जो बीओपी का काम होता है जिसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट करते हैं, और मुद्रा निर्गमन का काम, ये सारे किसका होता है, आरबीआई का। तो मौद्रिक नीति का संचालन करना आरबीआई का। बीओपी यानी विदेशी मुद्रा भंडार, जिसमें क्या क्या आता है, आपका 4 चीज आता है विदेशी मुद्रा भंडार में, तो इसका संरक्षण करना आरबीआई का काम है। जैसे आप सुनते होंगे एफसीए होता है इसमें पहला, जो कि 69 बीपीएससी में पूछा था कि जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें क्या क्या रखा जाता है। एक एफसीए होता है पहला। दूसरा होता है आपका गोल्ड, जो कि अभी आप लगातार सुन रहे होंगे, आरबीआई गोल्ड लगातार खरीद रही है, उसका रीजन यही है। तीसरा होता है एसडीआर और चौथा होता है आरटीपी, ये दोनों आईएमएफ से रिलेटेड है। मुद्रा का निर्गमन करना ये आरबीआई का काम है, लेकिन राजकोषीय नीति का संचालन करना ये इसका काम नहीं है। तो ये था आपका कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है पूछ रहा है, तो राजकोषीय नीति का संचालन करना सरकार का काम है। जो 38 क्वेश्चन है, देश के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है, ये वैश्वीकरण को जाना जाता है। 1991 में जो है वो भारत सरकार एलपीजी की नीति लाई थी। एलपीजी का मतलब क्या होता है, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। तो बोल रहा है दो देशों के बीच एकीकरण को क्या बढ़ावा देगा, तो वो वैश्वीकरण देगा। अगला जो क्वेश्चन है 39वां, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच संबंध स्थापित करता है, तो ये आपका हो जाता है फिलिप्स वक्र। लेकिन जितने भी वक्र हैं सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो लाफर वक्र होता है वो टैक्स रेट और राजस्व की प्राप्ति के बीच में संबंध बताता है, और ये भी उल्टा संबंध होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार टैक्स की रेट ज्यादा कर देगी तो लोग क्या होंगे, टैक्स देने से बचते हैं, तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति क्या होगी, कम होगी। जो लॉरेंस वक्र होता है वो आय की असमानता को बताता है। जैसे ये एक आदर्श लाइन है और ये इस लाइन से जितना नीचे की तरफ आते जाएगी, मतलब आय की असमानता उस देशों में उतना अधिक है। फिलिप्स वक्र ये मुद्रास्फीति इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बेरोजगारी की दर, यानी इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो बेरोजगारी की दर भी उसी रफ्तार में बढ़ती है। जो गुणी गुणांक होती है ये भी आय के वितरण को बताता है, यानी कि आदर्श लाइन है जो 0 है यानी पूर्ण असमानता, पूर्ण समानता को दर्शाता है, और 1 जो है पूर्ण असमानता को दर्शाता है। कई बार आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दे देगा कि गुणी गुणांक जो है वो आय के वितरण
के लिए इसका यूज किया जाता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे देगा 0 जो है वो पूर्ण समानता को दर्शाता है, वहीं 1 जो है वो पूर्ण असमानता को दर्शाता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को पढ़िए, खुद में क्वेश्चन एराइज करिए, तो आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये था आज का टोटल क्वेश्चन। हमको लगता है अब टोटल 50 क्वेश्चन यहीं हो जाएंगे, क्योंकि उसके आगे 41 में मैं करा दी थी। हाँ, जो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये पेरिस में है, और जो ये केंद्रीय बजट वाला था वो हम सबसे पहले ही आपको करा दिए हैं। और उसके बाद जो मैथ रीजनिंग वाला होता है वो हम नहीं करवाते हैं। तो मुझे लगता है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर हाँ ये PDF लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।